हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फोर्थ लेक्चर, एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। इसमें तो मज़ा आ रहा है सीरीज में, एक अच्छी सीरीज चल रही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। ठीक है, तो देखते रहो, ये देखेंगे कि ये स्पेक्ट्रम कैसे बना इसमें। तो ये होएगा अपना बोहर एटॉमिक मॉडल की सहायता से। ठीक, तो सबके लिए है, IIT JEE नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बढ़ते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की ओर। ठीक है, पढ़ते रहो, जो भी लेक्चर करवा दिए सारे 3 लेक्चर इसके देखते रहो, और अच्छी पढ़ाई करोगे तब सब समझ में आ जाएगा ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो इससे पहले हमें स्पेक्ट्रम समझते क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई एक प्रिज्म है, और प्रिज्म से मैं वाइट लाइट पास करवाता हूँ, प्रिज्म, और इससे मान लेते हैं मैंने वाइट लाइट पास करवाई। ये अपनी वाइट लाइट, और एक रख ली मैंने स्क्रीन सामने। ठीक है, ये स्क्रीन हो जाएगी अपनी। तो हमें क्या ऑब्जर्व होएगा, जैसे जो इस प्रिज्म है ये इस वाइट लाइट को अपने रंगों में तोड़ देगा, 7 रंग जो रहते हैं। तो ये जैसे ऐसे तोड़ देगा इनको। ये क्यों सबको क्यों बिखरा देगा, क्योंकि सबकी जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है। ठीक है, जितनी व्हाइट लाइट में जितनी भी वेव्स रहती हैं, जैसे रेडियो वेव्स होगी, अपनी माइक्रोवेव होगी, और इंफ्रारेड होगी, विजिबल लाइट होगी, यूवी रेज हो गई। ठीक है, तो ये सब है, एक्स रेज, गामा रेज, जितने भी हैं उनकी सबकी वेवलेंथ अलग अलग है ना, तो उनको सबको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देगा ये। बट हमें विजिबल लाइट का पूरा पोर्शन दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे जो विब ग्योर होता है अपना वो दिखेगा। ठीक है, विब ग्योर, और इसी को बोला जाएगा स्पेक्ट्रम। जो ये रंग दिखेंगे हमें, इसको बोला जाएगा स्पेक्ट्रम। तो नील बोहर सर क्या कर रहे थे, उन्होंने एक जार लिया या फिर कोई बीकर लिया। ठीक है, तो बीकर में उन्होंने गैस के मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स रखे। ये जैसे यहाँ पे ये मैंने गैस के एटम्स रख दिए ये, और इसको कर दिया गर्म, हीट कर दिया, और एक रखी उन्होंने स्क्रीन सामने ही, स्क्रीन। तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ से रेडिएशन निकल रही थी। ठीक है, तो यहाँ से निकली रेडिएशन, और वो भी पर्टिकुलर कलर था, वो पर्टिकुलर कलर या फिर पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, पर्टिकुलर वेवलेंथ की निकली। तो इन्होंने कुछ जैसे विबग्योर दिखना था, और उसमें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे विबग्योर दिखना था, उनमें से क्या वॉयलेट दिखा, इंडिगो दिखा, ब्लू और ग्रीन गायब हो गया, या फिर ऑरेंज को भी गायब कर दो। जैसे VI रखा है यहाँ पे, तो VI, B गायब, G गायब, Y गायब, और वाई रखा, और O गायब, और R। तो ये 4 हमें दिखाई दिए। तो ये इनको बोला डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, क्योंकि कंटिन्यूस तो नहीं है, विबग्योर पूरा तो दिखा नहीं, ये दिखा जैसे ब्लू और ग्रीन गायब हो गया और ऑरेंज गायब हो गया, तो इनको नाम दिया डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। तो इन्होंने समझाया भी है इसको कैसे हो रहा है ये, या फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये कैसे हुआ, उसके लिए हमें जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक मॉडल उसको समझना पड़ेगा पहले। तो मैं इसके KLM इसकी सेल भी बना लेता हूँ, और इसका न्यूक्लियस भी बना लेता हूँ बोहर एटॉमिक मॉडल का। ठीक है, तो जैसे ये मैंने बनाया है हाइड्रोजन एटम का, जो नील बोहर सर का एटॉमिक मॉडल था वो, तो ये अपना न्यूक्लियस हो जाएगा KLMN, ये सारी सेल्स हैं। ठीक है, तो इनकी एनर्जी कितनी कितनी होगी, जैसे K सेल की अगर देखें हम, तो ये हो जाएगी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरे की जो L सेल है इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी नेगेटिव ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो M है उसकी कितनी हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो N सेल है उसकी कितनी हो जाएगी 0.85, और वो भी नेगेटिव में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये करवाया हुआ है सब। जैसे अगर इसकी बात करें हम एनर्जी की, तो एनर्जी बराबर होती है अपनी नेगेटिव ऑफ 13.6 और Z²/N²। N क्या है यहाँ पे, सेल नंबर है, और जो Z है वो है एटॉमिक नंबर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो अपनी बोहर सर का एटॉमिक मॉडल था वो वैलिड था सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन एटम रखेंगे तो उसमें प्रोटॉन कितना, 1, और उस पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी E के बराबर रहेगा। तो ये Z² होता था अपना। ठीक है, तो डिवाइड/N², एटॉमिक नंबर है ये। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, और डिवाइड/Nth सेल, जो पहले वाली सेल है उसके लिए 1 रखेंगे N, तो N 1 रखेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
दूसरी सेल है जैसे ये, तो n2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस का 13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर तीसरी 3 3 9 हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा नेगेटिव का, 4 से करेंगे तो 0.85 आएगा, फिर 5 से करना पड़ेगा ये, फिर आ जाएगा ये 47 के बराबर, ठीक है, नेगेटिव ऑफ 0.47 37 के बराबर, फिर आ जाएगा 27, ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। तो जब लास्ट में इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे तब उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूक्लियस से बंधा हुआ है ना, तो इसके ऊपर एक मान सकते हैं हम कर्ज है, तो इसको इतना चुकाना पड़ेगा इसको, अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलना है तो नेगेटिव ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको लेनी पड़ेगी। तो ये कैसे हुआ वो समझते हैं अब। जैसे हमने हीट दी इसको, तो इसके एटम्स क्या हुए, जैसे हीट ली तो कुछ पर्टिकुलर हीट ले पाएगा यहाँ से। जैसे अगर इसको दूसरी सेल में जाना है तो ये कुछ एनर्जी लेगा, और ये मान लेते हैं जंप करके उधर चला गया ऊपर, जैसे दूसरी सेल में चला गया जंप करके, क्योंकि एनर्जी तो दे ही रहे हैं हम इसको, हीट कर रहे हैं इनके एटम्स को, तो हीट करने से एनर्जी मिलेगी, और ये जैसे जंप करके इसके पास दूसरी सेल में चला जाएगा मान लेते हैं। फिर क्या यहाँ पे अनस्टेबल रहेगा ये, क्यों, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ है वो अपने लोवेस्ट एनर्जी में रहना चाहती है। तो सबसे लो एनर्जी कितनी है, ये वाली है, नेगेटिव ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है नेगेटिव में, और सारी ये कम होती जाएगी, जैसे ये जीरो हो जाएगी कुछ इनफाइनाइट दूरी पे, तो यहाँ पे जीरो और यहाँ पे माइनस का 13.6, तो ये कम है ना, तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी में रहनी चाहती है हर चीज़ यूनिवर्स में। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनस्टेबल रहेगा, तो वो क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए वो जो रेडिएशन की फॉर्म में उस एनर्जी को छोड़ देगा, ठीक है, और फिर से इसी सेल में आ जाएगा वो। तो जो रेडिएशन निकलेगी वो कैसे निकलेगी, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस से निकलेगी, कितना एनर्जी डिफरेंस रहेगा दोनों सेल में, ठीक है, उस डिफरेंस के बराबर जो अगर रेडिएशन मिलेगी उसकी तो वो खा जाएगा इसको, और वो जो पर्टिकुलर कलर है वो गायब हो जाएगा यहाँ से। जैसे जितनी एनर्जी इस और इन दोनों की है उनका जो डिफरेंस है वो खाया जाएगा ये। अगर ये चाहिए इसमें तो कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें कि ये बढ़े, तो इनका डिफरेंस ही आएगा वो। अगर देखा जाए यहाँ से तो दूसरी सेल में जाना है इसको, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एनर्जी की फॉर्म दिखा देता हूँ एक बार। जैसे हम मान रहे हैं जो सेकंड सेल से फर्स्ट सेल पे गया, ठीक है, तो जो एनर्जी अपनी लिबरेट होएगी या रेडिएशन में, रेडिएशन की फॉर्म में जो बाहर आएगी वो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा E2 और माइनस E1। क्यों E2 माइनस E1 क्यों करा, क्योंकि सेकंड सेल से फर्स्ट पे आ रहा है, तो ये सेकंड सेल से आ रहा है फर्स्ट पे, ठीक है। तो डेल्टा E2 कितना अपना, E अगर 2 यहाँ पे रखें तो n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, तो ये माइनस का 13.6, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा माइनस का 13.6 और डिवाइड बाई 4, ठीक है, माइनस, और ये है E1, तो E1 कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 फर्स्ट सेल के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 13.6, तो माइनस यहाँ पे रखेंगे हम, तो माइनस का 13.6, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 13.6 में से ये 3.4 जाएगा, ठीक है। तो ये डेल्टा ई बराबर हो जाएगा अपना 13.6 और माइनस का 3.4, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 10.2 आ जाएगा प्लस का वो भी, तो डेल्टा ई, तो इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो लिबरेट करेगा, मतलब जो रेडिएशन की फॉर्म में बाहर छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन। अगर वो एक्साइटेड स्टेट में, अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पे मान लेते जो सेकंड सेल पे है तो उसकी एनर्जी इतनी है, या फिर अगर देखा जाए जो हम इसको हीट करा तो कितनी एनर्जी लेगा ये, जैसे 10.2 एनर्जी लेगा तो दूसरी सेल में चला जाएगा, है कि नहीं, इतनी एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, जैसे 10.2 दी और 10.2 और प्लस ये, तो कितना हो जाएगा नेगेटिव 3.4 बनेगा, तो ये चला जाएगा सेकंड सेल में, ठीक है। तो बट यहाँ पे अनस्टेबल है ये, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, वो रेडिएशन की फॉर्म में उस एनर्जी को बाहर लिबरेट कर देगा, ठीक है, और आ जाएगा फर्स्ट सेल में फिर, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम लोवेस्ट एनर्जी है इसकी इलेक्ट्रॉन की, तो ये अच्छे से यहाँ पे पड़ा रहेगा फिर, ठीक है। हर चीज़ चाहती है अपने कम से कम एनर्जी में रहना, तो इतनी जो एनर्जी आई वो लिबरेट करेगा। अगर मान लेते हैं हम, अगर इतनी एनर्जी दें और ये कोई अपने वेवलेंथ मिल जाए इतनी एनर्जी वाली, तो इसको खा जाएगा ये, जैसे इलेक्ट्रॉन है ये, अगर हम इनको गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं इनको, तो अगर ये वाली इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी आएगी किसी वेवलेंथ की, तो उस वेवलेंथ को खा जाएगा ये, तो वो वाला पर्टिकुलर कलर गायब हो जाएगा। जैसे विबग्योर है यहाँ पे ब्लू और ग्रीन, ठीक है, मान लेते हैं ब्लू को लेते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं,
तो मान लेते जो ब्लू की वेवलेंथ है, जो ब्लू की एनर्जी है वो है 10.2 और उसकी वेवलेंथ को खा जाएगा फिर ये, जैसे ब्लू कलर गायब हो जाएगा ना यहाँ से, अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को, तो वो यहाँ पे जाएगा अपना, और जो एमिशन रेडिएट करेगा ना वो, जैसे रेडिएशन के फॉर्म में उसको छोड़ देगा, तो ये हो जाएगा अपना एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसको पर्टिकुलर नाम दिया एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम SPECTRUM, क्योंकि ये जो एनर्जी छोड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जा रहा है तो एनर्जी को छोड़ रहा है, इमिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम पड़ गया एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ गायब हो रही थी, जो कलर दिख रहे थे ये गायब हो रहे थे। जो जैसे ब्लू का एग्जांपल लिया हमने, तो ब्लू के पास इतनी एनर्जी है और उसकी वेवलेंथ खा जाएगा ये, जो वो कलर दिखेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर जो ये अपने एनर्जी है इसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करें, कितने वेवलेंथ रहेगी, तो उसका निकालने का तरीका भी है यहाँ पे। जो मैक्स प्लैंक की थ्योरी थी, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो E वो बराबर था hc बाई लैम्बडा, hc बाई लैम्बडा के बराबर थी। जो अगर वो पिछला लेक्चर देखा तो उसमें मैंने शुरू में ही वो करवाया था मैक्स प्लैंक की थ्योरी, ठीक है। वो क्या कह रहा था, जो एनर्जी रहेगी वो hf के बराबर रहती है, जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो, जो वेव की जितनी फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी, और ये है अपना प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक सर ने दी थी इसलिए कांस्टेंट h आया, प्लैंक कांस्टेंट आया, ठीक है। और हमें ये लैम्बडा चाहिए अब, तो लैम्बडा को उधर ले जाएंगे, जो एनर्जी है उसको यहाँ पे रख देंगे हम, तो पर्टिकुलर वेव की जो वेव लेंथ मिल जाएगी हमें, कि कौन सी वेवलेंथ को खा जाएगा। मान लेते हैं ब्लू की जो वेवलेंथ थी उसको खा जाएगा, उसकी एनर्जी ये इतनी होएगी। तो अगर यहाँ ग्रीन मान ले, तो ग्रीन की देख ले, ग्रीन की वेवलेंथ जितनी रहेगी उसकी एनर्जी ये मिलेगी हमें, और उसको खा जाएगा, तब वो ग्रीन नहीं दिखेगा यहाँ पे कलर। जो अपना स्पेक्ट्रम बन रहा है ये वाला एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो उसमें से ये कलर्स गायब हो जाएंगे। तो ये आया अपना प्लैंक मैक्स की थ्योरी से, ठीक है, मैक्स प्लैंक की थ्योरी से, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, ठीक, उससे आया। तो पिछला लेक्चर देख लो एक बार, अच्छा रहेगा फिर, ठीक है। अगर इनका शॉर्टकट चाहिए तो एच की और सी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये शॉर्टकट बनेगा। जैसे अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे रखूँ तो E बराबर हो जाएगा 12375 डिवाइड बाई लैम्बडा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और ये फिर आ जाएगा एंगस्ट्रम में, ठीक है। तो जो अपनी वेवलेंथ रहती है वो एंगस्ट्रम में रहती है ना, ऐसे तो है नहीं मीटर 2 मीटर दिए ऐसा आ जाएगा, एंगस्ट्रम में रहेंगे 10 की शक्ति -10, इसमें चलेगा वो, समझ रहे हो। अगर एच और सी की वैल्यू रख देंगे तो 12375 आएगा ऊपर, समझे। तो हम यहाँ पे एक जनरल ट्रेंड बना लेते हैं, मान लेते हैं कुछ एनर्जी दी रहेगी हमें और उसका वेवलेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर केस ही बना लेते हैं इसको, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड। तो अब बात कर लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा सेकंड सेल से फर्स्ट पे, तो जो एनर्जी लिबरेट होगी उस पर्टिकुलर एनर्जी की कितनी वेवलेंथ रहेगी वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो फाइंडिंग लैम्बडा व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड सेल टू फर्स्ट सेल, ठीक है। तो सेकंड सेल से मैं फर्स्ट सेल पे उसको जंप करवा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, तो एक पर्टिकुलर केस बनाएंगे यहाँ पे, और सेकंड की जगह थर्ड भी कर सकते हैं, फिर फर्स्ट की जगह सेकंड, कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो एक पर्टिकुलर केस बनाएंगे हम, तो जो डेल्टा ई रहेगा अपना, डेल्टा ई वो बराबर रहेगा E2 या फिर EN2 और माइनस का EN1, क्योंकि हमें सेकंड से आना है 1 पे, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाएगा, कितना डिफरेंस लेगा, वही तो चेंज इन एनर्जी रहेगा अपना, समझे। तो अगर इसकी बात करें तो ये होता है अपना HC बाई लैम्बडा बराबर हो जाएगा EN2। तो N2 के लिए हम देखेंगे जो माइनस का 13.6 और इंटू जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर होता है अपना, और यहाँ पे 2 है तो ये 2 लगाएंगे हम, माइनस और माइनस का हो जाएगा, जैसे N2 है ना, तो 2 पर से 1 पे आएंगे तो ये माइनस ये वाला, और माइनस का जो नेगेटिव ऑलरेडी रहती है, तो माइनस का 13.6 जेड स्क्वेयर बाई N1 स्क्वेयर,
ये ई की वैल्यू है ये वाली, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव में रहती है क्योंकि बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से। तो ये जैसे अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की बात करें उसके लिए फर्स्ट सेल के लिए 1 और सेकंड के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 सेकंड सेल के लिए। तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 1 ही है ना, ये जेड स्क्वायर है ना कि 2, ये है अपना जेड स्क्वायर। इसमें से क्या करेंगे, जैसे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो एच सी बाई लेमडा बराबर हो जाएगा 13.6 और जेड स्क्वायर कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ से, तो बचेगा क्या अपने पास, ये तो प्लस हो जाएगा तो जेड स्क्वायर कॉमन लिए तो 1/n 1 स्क्वायर बचाइए, तो 1/n 1 का स्क्वायर और माइनस का बचेगा 1/n 2 का स्क्वायर। समझे, बट हमें चाहिए लैम्डा, तो ये लैम्डा को यहाँ पे रखेंगे, एच सी को यहाँ डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे लाके क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में ना, तो 1/लैम्डा बराबर हो जाएगा 13.6 डिवाइड बाई एच सी और इंटू जेड स्क्वायर, और ये बचेगा अपना 1/n 1 स्क्वायर माइनस 1/n 2 स्क्वायर। ठीक, तो ये एक नया कांस्टेंट बनेगा, तो इसको नाम दिया हमें रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट, अगर इसकी वैल्यू की बात करें हम तो 1.09 और इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, तो ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, बट हमें ये याद नहीं करनी क्योंकि हमें चाहिए लैम्डा। अगर इनको सोल्व करके हमारे पास कुछ आ रहा है इजीली, तो 1/रेडबर्ग कांस्टेंट, ये आर बोलते हैं इसको, तो 1/r की वैल्यू याद कर लेंगे हम, जो होती है अपनी 911 एंगस्ट्रॉम। रेडबर्ग कांस्टेंट को याद नहीं करेंगे, हम करेंगे 1/रेडबर्ग कांस्टेंट को याद, जो कि ये है अपना 911 एंगस्ट्रॉम, तो ये अपना हो जाएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं हम, तो हमारे पास ये आएगा कुछ n1 मान लेते हैं, जो n1 है वो अपनी फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल पे आएगा, और n2 अपनी सेकंड सेल, तो ये हो जाएगा 1 - 1/4, तो ये होगा 3/4। ठीक है, और ये जेड स्क्वायर है, इसको पलट देंगे, फिर जो भी आएगा ना, जैसे लैम्डा चाहिए हमें, ये तो 1/लैम्डा होगा, इसको पलट देंगे तो ये 1/r बनेगा ना, तो 1/r की वैल्यू है अपनी 911 एंगस्ट्रॉम। तो अगर इसको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको तब समझ में आ जाएगा सारा इजीली। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं यही हाइड्रोजन एटम के लिए, इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना फाइंड लैम्डा व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड सेल टू फर्स्ट सेल। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन लिया मैंने, सेकंड सेल से फर्स्ट सेल पे इसको करवाया, और हाइड्रोजन एटम है अपने पास, तो उसका जेड हो जाएगा 1, क्योंकि ये जो वैलिड था बोहर एटम एटॉमिक मॉडल, वो हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए वैलिड, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही लूंगा यहाँ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये था अपने पास फाइनल वाली, तो इसको मैं थोड़ा बॉक्स में बंद कर लेता हूँ ताकि हमें याद रहे, हाँ यही यूज करनी है हमें आगे। तो ये है 1/लैम्डा, तो सॉल्यूशन, तो 1/लैम्डा बराबर है अपना r जेड स्क्वायर और 1/n 1 स्क्वायर और माइनस 1/n 2 का स्क्वायर, और r क्या है यहाँ पे, रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये, बट ये हमें याद करनी नहीं है, ये करना है हमें याद। तो जैसे जो 1/लैम्डा है, ये 1/लैम्डा बराबर हो जाएगा r, और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का, 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा 1/n1, n1 मतलब कौन सी सेल पे आना है, फर्स्ट सेल पे आना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और माइनस 1/n2 का स्क्वायर, तो n2 मतलब कौन सी सेल से आना है, सेकंड सेल से आना फर्स्ट पे, तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होएगा, 4 लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये कितना बनेगा, 1/लैम्डा बराबर हो जाएगा r और इंटू 3/4 हो जाएगा ये, जैसे 4 एलसीएम 4 - 1 यानी 3/4, हमें चाहिए लैम्डा, तो इसको हम पलट देंगे, तो पलटने के बाद क्या बचेगा अपने पास, लैम्डा बराबर हो जाएगा 4/3 और इंटू 1/r। अब ये जो 1/r है इसको ले लेते हैं हम, जैसे 911 है अपने पास, तो यहाँ पे 911 लिख देता हूँ, जैसे 1/r की वैल्यू 911 एंगस्ट्रॉम, तो हमारे पास डायरेक्ट लैम्डा आ जाएगा ये, और छोटी सी इसकी वेवलेंथ रहती है, तो ये एंगस्ट्रॉम में ही आएगा, जैसे 9 और 2 11, तो इसको मैं 12 कर लेता हूँ, जो 912 अप्रोक्स ही है वैसे भी,
तो ये कर लेता हूँ 912, ताकि 3 से कट जाए इजीली। तो 3 से ये कटेगा तो 3 से ये कट जाएगा यहाँ पे। हाँ, रेड पेन से काट देता हूँ, रेड पेन से काटता हूँ इसको। जैसे 3 से ये कटेगा, 3 3 9, 3 0 और 3 चौक 12। ठीक, तो ये आया अपना लैम्बडा। तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 4 चौक 16, तो 12 16 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो इन्हीं पे बेस्ड आती है अपनी जो ये वाला फॉर्मूला है, इन पे बेस्ड आएगी लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ठीक है, पफंड सीरीज, ये सारे इन्हीं पे बेस्ड है। तो इनको देखते हैं एक एक करके। तो शुरुआत करेंगे हम लेमन सीरीज से। लेमन, बाल्मर और पास्टन ये वाली सीरीज जो चलेंगी, उनको समझने के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी बैंड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे जो अपनी लोवेस्ट एनर्जी रहती है, सबसे नीचे रहती है वो, तो मान लेते हैं ये अपने सबसे लोवेस्ट एनर्जी सेल है। ठीक है, n बराबर है 1 पे, और उसके बाद आएगा n बराबर 2 आएगा अपना, जो कि मैं ये वाले दिखा रहा हूँ इस लाइन से इसको। तो ये हो जाएगा अपना n बराबर 2। फिर जो उनके जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाता है। जैसे पहला 10.2 था दोनों के बीच का गैप, तो ये बाद में हो जाएगा कम। तो इसको थोड़ा और अच्छा से बना लेता हूँ मैं। तो ये एनर्जी गैप, और उसके बाद और कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम एटम में ऊपर बढ़ते रहेंगे, जो मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें, तो उसकी एनर्जी कम होती जाती है। जैसे पहले की एनर्जी देखें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके बाद देखें तो इसकी एनर्जी कितनी थी, -3.4। जैसे इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है ना, इसलिए मैंने ये ज़्यादा दूर दूर दिखाए हैं। और फिर जो n बराबर 3 की बात करें तो ये हो जाएगा -1.5। n बराबर 4 की बात करें तो ये हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर करेंगे बात तो ये आ जाएगा 0.37 n बराबर 5 पे। तो n बराबर है 5 पे हो जाएगा 0.37, और n बराबर 6 पे हो जाएगा 0.27। तो ऐसे इनकी एनर्जी चलती रहेगी। तो ये वाला गैप ज़्यादा था, 10.2 था ये वाला गैप, तो मैंने यहाँ पे बड़ा दिखाया ये। और उसके बाद जैसे 1 2 3 4 हो गया, और इसके बाद मैं लेता हूँ इन्फिनाइट वाली। ठीक है, ज़्यादा नंबर ना बना के इसको मैं शॉर्ट ही कर दे रहा हूँ। जैसे इनफाइनाइट वाली ले लेता हूँ ये। चलिए 5 नंबर दिया तो 5 लिख देता हूँ, उसके बाद इनफाइनाइट बना देता हूँ एक। ठीक है, ये मैंने बोल दिया n बराबर है इनफाइनाइट, n बराबर है इनफाइनाइट। तो लेमन सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, लेमन सीरीज, लेमन ने सर ने देखा कि जो सेकंड से फर्स्ट पे आ रही है, कोई भी जो वेवलेंथ है फर्स्ट पे अगर गिर रही है, वो जो रेडिएशन गिर रही है फर्स्ट पे गिर रही है, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके सेकंड से आ जाए, थर्ड से आ जाए, फोर्थ से आ जाए, इनफाइनाइट से आ जाए, तो वो सीरीज बनेगी अपनी लेमन सीरीज। तो मान लेते हैं अपना पहला सेकंड से आ रहा है फर्स्ट पे, तो ये 2, फिर 3 से बोल मान लेते हैं हम, तो ये 3, ये 2 और 3 तो जैसे करवा देते, इसको थोड़ा अच्छा सा कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एक बंच बना देता हूँ, इनका बंडल बना देता हूँ। ठीक है, तो ये फोर्थ से मान लेते हैं यहाँ पे आई, और ये एक डायरेक्ट इनफाइनाइट से ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आई है n बराबर है 1 पे। तो जो हमारे पास फॉर्मूला था 1/λ, वो बराबर था r रेडबर्ग कांस्टेंट z² और इंटू 1/n1² और -1/n2²। ठीक है, ये आएगा अपना। फिर तो ये हमें चाहिए था जो लैम्बडा चाहिए हमें, जो जितनी एनर्जी लेके जो रेडिएशन आ रही है उसकी लेंथ, वेवलेंथ कितनी है वो चाहिए हमें। तो हमें r की वैल्यू ना याद करके हमें पता है 1/r की वैल्यू, वो कितनी थी 911 एंगस्ट्रॉम, और अप्रोक्सीमेट हो सकती है ये। ठीक है, अगर 3 या 4 से काटना हो तो इसको हम थोड़ा वेरी कर लेंगे, अपनी 910 11 12 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेकंड से लेके फर्स्ट पे आना है, तो इसकी वेवलेंथ देखनी है कितनी आएगी, जो पहली है उसकी। तो पहली की वेवलेंथ कितनी आएगी, तो 1/λ बराबर हो जाएगा अपना जो हमने निकाला भी था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो ये पहली सेल पे आ रहा है तो ये 1/1 और -1 सेकंड से आ रहा है तो ये 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अगर इसको पलट देंगे तो जैसे इसको पलटेंगे, ये 3/4 होएगा पहले, तो पलटने के बाद क्या है 1/r हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा। तो जो लैम्बडा आएगा अपने पास, लैम्बडा बराबर आएगा अपना 4/3 और इंटू
आर 1/r। जैसे इसको पलटेंगे तो ये लैम्बडा हो जाएगा, ये 1/r हो जाएगा, और ये आएगा जैसे 3/4 है, 3/4 को पलटेंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो ये 912 लेंगे यहाँ पे 1/r की वैल्यू, ठीक है। तो 912 ले लेंगे ताकि 3 से कट जाएगा इजीली। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो 304, ठीक है। 4 चौक 16, 4 तिया 12। तो जो पहले वाली आती है 1216 एंगस्ट्रॉम आती है, तो इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर मान लेते थर्ड इसकी बात करें हम, तीसरे से आएगा तो ये 3 तिया 9, 9 - 1 यानी 8/9, तो 9/8, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/8। तो ये हो जाएगा लैम्बडा की वैल्यू आएगी अपनी 9/8 और इंटू 912। तो 8 से कटेगा, अप्रोक्स ले सकते हैं इसको। तो 9 एकम 9, 1 1 9 एकम 9, 3 और 2, 8 चौक करेक्शन 8 एकम 8 1 2, 8 एकम 8 3 2, 8 चौक 32, 114 बनेगा ना यहाँ पे। तो ये 8 से कट जाएगा, ये वाला है 8 से कट जाएगा 912 जो हमने लिया है। तो 8 से कटेगा कितने पे 8 एकम 8 8 एकम 8 8 चौक 32। तो ये कितने बनेगा लैम्बडा बनेगा अपने पास में 9 चौक 36 और 11 9 99 और 3 102। तो ये बचेगी 1206 वाली। जो सेकंड वाली वेवलेंथ आएगी ये वाली, अगर थर्ड सेल से फर्स्ट सेल पे गिरेगा इलेक्ट्रॉन तो 1026 एंगस्ट्रॉम आएगी ये। तो ये बनेगी अपनी 1026 एंगस्ट्रॉम। तो कुछ कुछ पर्टिकुलर इसकी वेवलेंथ गायब है यहाँ से, देख रहे हो। जैसे पहले 1216 आया, फिर बीच वाली गायब होगी, फिर आया है 1026 एंगस्ट्रॉम। तो इसके बीच वाली सारी गायब है। तो एक बार इनफाइनाइट लेते हैं, ये वाली कितनी आएगी। तो ये इनफाइनाइट लेंगे यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0, तो ये हो जाएगा 1/1, क्योंकि फर्स्ट सेल पे यहाँ रहा है। तो ये 1/1, और ये हाइड्रोजन एटम के लिए तो ये Z1 1/r, और ये हो जाएगा 911 एंगस्ट्रॉम के लिए। तो ये हो जाएगा अपना 911 एंगस्ट्रॉम। तो ये वाला जो रीजन था ये लेमन सीरीज बोला जाएगा, क्योंकि ये लेमन सर ने इसकी दी थी, ये वाला डिस्कवर करा था, ठीक है। तो लेमन सीरीज, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल से आके फर्स्ट सेल पे गिर रहा है तो वो लेमन सीरीज, अगर सेकंड पे गिरेगा तो वो आएगी बाल्मर सीरीज, ठीक है। मान लेते हैं तो थर्ड से फर्स्ट सेकंड पे आया, फोर्थ से सेकंड पे आया और इनफाइनाइट से सेकंड पे आया। तो सेकंड पे आने के लिए हमें उसकी चाहिए वेवलेंथ कितनी आएगी। जैसे ये हो जाएगा सेकंड पे आया तो 1/2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 1/4 ये वाला मिटा दे रहा हूं मैं यहाँ से। तो लैम्बडा चाहिए हमें, ठीक। तो मान लेते हैं जो थर्ड से सेकंड पे आया, थर्ड से सेकंड पे, तो यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड, तो 2 का स्क्वायर 4, 1/4 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा अपना 1/r और इंटू, या फिर इसको थोड़ा सीधा ही लिख लेता हूँ क्योंकि ये पजल हो जाएगा ना। तो 1/λ है ये, उसके बाद इसको करेंगे हम वो रेसिप्रोकल बाद में करेंगे इसका। तो जैसे 1/λ, तो ये हो जाएगा अपना 1/λ बराबर हो जाएगा r और 1/4 माइनस 1/9, ठीक। तो अब ये कितना आ जाएगा, थर्ड से आया है सेकंड पे, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 36, 9 चौक 36, 9 माइनस 4 5/36 हो जाएगा ये। तो अगर ये देखा जाए तो 1/λ, तो 1/λ बराबर हो जाएगा r और इंटू 5/36। तो इसको अब पलट देंगे हम, जैसे इसको अब पलट सकते हैं क्योंकि 1/r की वैल्यू तो ये हो जाएगी और 5/36 है तो 36/5 हो जाएगा ये, और इसको 910 ले लेंगे क्योंकि 5 से कट जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा लैम्बडा, तो लैम्बडा बराबर हो जाएगा अपना 36/5 और इंटू 910 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम में हो जाएगा ये। तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 4 1 5 8 40 और 5 दूनी 10, ठीक। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अपना 6552, तो लैम्बडा बराबर हो जाएगा 6552 एंगस्ट्रम। तो जो अगर
थर्ड से सेकंड पे आ रहा है, तो जो पहले वाली वेवलेंथ है वो बनेगा अपनी 6552, तो ये हो जाएगी 6552। और एक देख लेते हैं अपनी जो रेंज देखनी है हमें, तो एक इनफाइनाइट से देख लेते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे इनफाइनाइट, ये तो हो जाएगा 0 और 2 पे आ रही है तो ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4 है ये, क्योंकि 2 का स्क्वायर है 1/4, तो 4 ऊपर हो जाएगा, 911 से गुणा हो जाएगी इसकी, तो वो कितनी आएगी, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जो ये निकाल रहा हूँ ये मैं मिटा दे रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, ताकि हर एक के लिए हम निकाल सकें यहाँ से। तो 911 गुणा 4, तो इसकी जो रेंज होएगी अपनी 911 गुणा 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 9 36, तो इनफाइनाइट से आएगी उसकी ये एंगस्ट्रॉम रहेगी जो वेवलेंथ रहेगी, तो ये मैं मिटा रहा हूँ, समझे। तो ये सीरीज कहलाएगी अपनी बाल्मर सीरीज, ये हो जाएगी अपनी बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। अगर सेकंड सेल पे आके गिर रहा है तो, अगर थर्ड पे आके गिरेगा तो वो होगी अपनी पास्चन सीरीज, जैसे 4 से थर्ड पे आया तो ये दिखा रहा हूँ मैं, 4 से थर्ड पे, 5th से थर्ड पे आया, या फिर इनफाइनाइट से थर्ड पे आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, और यहाँ पे हो जाएगा 1/16, 4 चौक 16, ठीक है। तो 16 - 9 यानी 7/144, तो 144/7, तो जो लैम्बडा होएगा अपना, लैम्बडा बराबर हो जाएगा 144/7 और गुणा 911, 144/7 गुणा 911, तो 7 से इसको काट लेते हैं, जो नियर बाई आएगा उसमें ये 911 को, तो इसको कर लेना, ठीक है, ये करके तो ये आ जाएगी अपनी पास्चन सीरीज। तो मैं ये नाम लिख देता हूँ, इनको क्या क्या आए थे, पास्चन सीरीज, ठीक है। अगर ये थर्ड पे आई है तो पास्चन सीरीज है, मान लेते हैं फोर्थ पे आई तो जैसे मान लेते हैं 5th पर से 4th पे आई, फिर इनफाइनाइट पर थे, इनफाइनाइट से 4th पे आई, ठीक है। तो ये आ जाएगी लेमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट सीरीज, तो ये हो जाएगी अपनी ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। और मान लेते हैं जैसे ब्रैकेट के बाद आएगा पफंड सीरीज, तो 6ठे से 5 पे आई, तो ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, 6ठे से 5 पे, 7वें से 5 पे, फिर इनफाइनाइट से 5 पे, तो ये हो जाएगी अपनी पफंड सीरीज, पी साइलेंट होएगा, वैसे फंड सीरीज बोलते हैं इसको, पफंड सीरीज। अगर एन बराबर 6ठे पे 5वें पे आ रही है तो, जैसे पहले पे आई तो लेमन, दूसरे पे आई तो बाल्मर, तीसरे पे आई तो पास्चन, चौथे पे आई तो ब्रैकेट, 5 पे आई तो पफंड, 6 पे आई तो हमफ्री, ठीक है। तो अगर 6th पे आएगी, मान लेते हैं 7 वर्ष 6 पे आई, 7 से मान लेते हैं 6 पे आई, फिर इनफाइनाइट से 6 पे मान लेते हैं इसको, तो ये हमफ्री सीरीज होएगी। एक और निकाल देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगी अपनी हमफ्री सीरीज, हमफ्री सीरीज, समझे। तो इसको थोड़ा और रीअरेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लेमन सीरीज लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो ये ना बना के मैं यहाँ डायरेक्ट लेमन सीरीज लिख देता हूँ, लेमन सीरीज, लेमन सीरीज, ठीक है। अगर लेमन सीरीज की ये वाली बात करें तो ये हो जाएगी फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, ये हो जाएगी लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज। इसी प्रकार से ये फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ पफंड पास्चन सीरीज और लास्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। फिर ब्रैकेट वाले भी ऐसे ही चलेंगे, पफंड वाले भी और हमफ्री वाले भी, समझ रहे हो। अगर और बात करें यहाँ पे, जैसे ये छोटा ट्रांजिशन तो बड़ी वेवलेंथ, बड़ा ट्रांजिशन तो छोटी वेवलेंथ, ये होना भी था ऐसे ही, क्यों, क्योंकि जो अपने पास डेल्टा ई है उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, एच सी बाई लैम्बडा है, एच सी बाई लैम्बडा, ठीक है। तो जो एच भी कॉन्स्टेंट और सी भी कॉन्स्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, तो ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्बडा के, तो डेल्टा ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, ठीक है। तो जिसकी ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। देख जाइए ये वाली देखें अगर, तो इसका इन्फिनिटी पे जो एक तो हो जाएगी 0
एनर्जी इन्फिनिटी पे तो 0, और यहाँ पे पहले पे बात करें तो ये रहता है अपने जो सेल है ये है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो माइनस का, वो भी तो 0 माइनस ये वाला तो प्लस का हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस कितना होएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो ये सबसे ज़्यादा होएगा अपने जो लेमन सीरीज है उसमें, ये ज़्यादा होएगा, एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, तो इसलिए ये कम आई है वेवलेंथ। तो बड़ा ट्रांजिशन छोटी वेवलेंथ, छोटा ट्रांजिशन बड़ी वेवलेंथ। अगर इनकी एनर्जी की बात करें जाए डिफरेंस की, तो ये आती है अपनी 10.2 और ये 13.6 थी, ठीक है। 10.2 आएगी तो कितना हो जाएगा अपना, 10.2 कहाँ गया, ये 10.2 आएगी तो एनर्जी कम वेवलेंथ ज़्यादा, तो इसलिए वेवलेंथ इसकी ज़्यादा आई है, ठीक है। सब केस में ऐसा ही है, छोटा ट्रांजिशन बड़ी वेवलेंथ, जैसे यहाँ पे 6552 है और यहाँ पे 3644 है, ठीक। बड़ा ट्रांजिशन छोटी वेवलेंथ, ठीक है। तो इसके तो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके अब। तो एक टॉपिक और है ये अपना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस चाहिए हमें, तो कितनी आएंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक इसका क्वेश्चन ही लेते हैं हम। तो हमारे पास है एक फर्स्ट सेल है अपनी, जैसे ये वाली हो जाएगी फर्स्ट सेल, n बराबर है 1 है ये, और हमें आना है 4 से n1 पे आना है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी। तो मैं ये दूसरी सेल भी बना देता हूँ यहाँ पे, फिर दूसरा एनर्जी लेवल बना देता हूँ, से ये अपना हो जाएगा दूसरा एनर्जी लेवल, और ये हो जाएगा तीसरा, ये बराबर की होगी ये तो, और ये हो जाएगा अपना तीसरा एनर्जी लेवल। तो n बराबर है 2 और n बराबर है 3, और एक n बराबर 4 और बना लेता हूँ, जैसे 4 से समझा के, और इसका एक जनरल फॉर्मूला बता दूंगा फिर, ठीक है। तो ये n बराबर 4 मान लेता हूँ इसको मैं, n बराबर है 4। तो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस चाहिए कितनी बनेंगी, मान लेते हैं जो हम एक तो ये डायरेक्ट 4 से 1 पे आ जाए, मान लेते हैं जैसे डायरेक्ट 4 से 1 पे आ जाए इलेक्ट्रॉन अपना, तो ये एक बनेगा, और एक क्या हो सकता है, और हो सकता है जैसे 4 से 3 पे आए, जैसे 4 से आए 3 पे, 3 से आए 2 पे, और 2 से आए 1 पे, तो ये अलग अलग से स्पेक्ट्रल बनेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे ना ये, जैसे 4 से 3 पे आए तो अलग वेवलेंथ, और 3 से 2 पे आए तो अलग वेवलेंथ, 2 से 1 पे आए तो अलग वेवलेंथ, और ये 4 से डायरेक्ट 1 पे आएगा तो अलग वेवलेंथ। और क्या हो सकता है, और हो सकता है जैसे 4 से पहले 2 पे आए, ठीक, और 2 से आ जाए 1 पे, ठीक। और क्या हो सकता है, और हो सकता है अपना, एक से रंग चेंज कर लेता हूँ पहले, 4 से 3 पे आए और 3 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, तो 4 से आए 3 पे और 3 से आ जाए डायरेक्ट 1 पे, तो इसमें कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बने वो देखते हैं हम। जैसे इसमें नंबर दे तो ये 1 हो जाएगी डायरेक्ट 4 से 1 पे, और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है क्या, और तो कुछ नहीं बन रही होगी, जैसे एक तो आई ये 2 पे डायरेक्ट, और एक आ जाए 2 से 1 पे, तो ये तो हमने पहले ही ले ली, एक डायरेक्ट 2 पे आए फिर ये 1 पे आ गया, और ये 3 पे आए 3 से 1 पे आ गया, 2 3 और डायरेक्ट, ठीक है। ये इतना ये नहीं बनेगी क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने ले ली ग्रीन लाइन, ठीक है। तो इतने केस बनेंगे इसके। तो ये कितने केस बने, एक तो ये वाइट लाइन डायरेक्ट वाली जो 4 से 3 पे 1 पे आ रही है वो हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, तो ये दूसरी, और ये तीसरी, ये चौथी, ठीक है। और ये 4 से 2 पे आए तो ये 5वीं हो जाएगी, और फिर 2 से 1 पे आए तो ये तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हमने काउंट कर ली, जो 4th वाली आ रही है ये, ठीक है। और ये वाले काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी जो सेकंड वाली है ये काउंट कर ली, तो ये वाली काउंट नहीं होगी, ये वाली भी काउंट नहीं होगी, तो ये काउंट नहीं होगी, और एक ये ऊपर वाली काउंट नहीं होगी, और एक ये हो जाएगी क्योंकि 3 से 1 पे आया, 3 से डायरेक्ट 1 पे कोई आया ही नहीं है, तो ये हो जाएगी अपनी 6th लाइन, ठीक है। तो टोटल कितनी लाइन आई, 6 लाइन आई अपनी इसमें, स्पेक्ट्रल लाइन्स आई, तो टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स, 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स, ठीक है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बनेगा, मान लेते हैं हम ये 5 दे दे, तो 5 में तो हमें पता ही नहीं चलेगा कितने आई, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स पूरा लिख देता हूँ इसको, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ये बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1 इंटू
n2 माइनस n1 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, जैसे अगर 4 से बात करें, हमें मान लेते 4 से 1 पे आ रहे हैं, तो यहाँ से लिखा जाएगा 4 और ये हो जाएगा अपना 1। तो नंबर स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बराबर हो जाएगा, ये 6 ही आनी चाहिए ना, क्योंकि हमने देखा है ये 6 ही आ रहे हैं इसमें से, तो ये 6 आना चाहिए। तो n2 कितना है, 4 से 1 पे आ रहे हैं हम, कौन कौन से रास्ते से है वो हमें फर्क नहीं पड़ता अभी, बट जो ये दोबारा आएंगे वो काउंट नहीं होंगे, बट ये फॉर्मूला चाहिए ना हमें, अब तो शॉर्टकट चाहिए। तो n2 कितना, 4 से आना है कितने पे, 1 पे, तो 4 माइनस 1 और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। तो कौन सी भी चेक कर लेना, इसमें तो सारी सही आएंगी ये। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 3 12/2 यानी 6 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बराबर हो जाएगा 6, और आना भी चाहिए था 6 ही। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 5 की बात करें, अगर 5 से 1 पे आना हो तो कितने रास्ते बनेंगे वो देख लेते हैं। तो 5 माइनस 1 यानी 4, 5 माइनस 4 करेक्शन 5 माइनस 1 प्लस 4, तो 5 चौका 20/2 यानी 10 बनेंगे उसके हिसाब से। ठीक है, अगर यहाँ 2 पे आना हो, मान लेते हैं 4 से 2 पे आए तो कितने रास्ते बने, तो 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 और प्लस 1, तो 2 3 6/2, तो ये 3 रास्ते बनेंगे। जैसे 4 से 2 पे आना है तो 3 रास्ते ही बनेंगे, देखें कैसे कैसे। तो मान लेते हैं ये अपने पास 1 2 और 3, तो ये दूसरी बोल देता हूँ, इसको तीसरी लाइन और इसको चौथी लाइन। तो 4 पर से 2 पे आना है, एक तो डायरेक्ट आ जाए ये वाला, एक आ जाए पहले 3 पे आ जाए और फिर 3 से 2 पे आ जाए, तो कितने रास्ते बने, 3 ही बने ना, 1 2 और 3। इनके अलावा कुछ बनेगा, कुछ नहीं बनेगा इनके अलावा, तो 3 ही आना चाहिए था। अगर यहाँ पे 4 माइनस 2 यानी 2, 4 माइनस 2 यानी 2 और प्लस 1 यानी 3, 3 दूनी 6 और बटे 2, 3 आ जाएगा। तो 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स बनेंगे अपनी। अगर मान लेते हैं 3 से डायरेक्ट 1 पे आना है तो कितने बनेंगे, ये 3 और ये 2, तो 3 से 1 तो 3 ही उसके लिए बनेंगे। तो 3 माइनस 1 यानी 2, 3 माइनस 1 यानी 2 और प्लस 1 3, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 ही रास्ते आएंगे। ठीक है, तो ये सब, ये जो फॉर्मूला अपना ये सब के लिए वैलिड है, कितने भी निकाल सकते हैं। अब जब 5 के लिए निकाल लो, 6 के लिए निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं इसके लिए, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो ऐसा पूछ लेता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी। अगर जो अपना इलेक्ट्रॉन उसको 5वीं एनर्जी लेवल से हम पहली पे पहुंचा रहे हैं तो कितने रास्ते बनेंगे वो देख लेंगे। तो यहाँ पे 5 रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे तो 4, तो 5 माइनस 1 4 प्लस 1 5, 5 चौका 20/2 यानी 10। ठीक है, तो ये अपने हो जाएंगे इसके आंसर्स। तो एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना, रिपीट करके देख लेना, इजी लेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जो कल वाला लेक्चर आएगा वो आएगा क्वांटम नंबर्स पे। ठीक है, तो क्योंकि रदरफोर्ड सर का मॉडल फेल हो गया ना, तो अगर वो देखना, ड्राइबैक्स देखने, तो पिछले वाला लेक्चर देख लें। एक तो वो था जो उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है अपना हिजेंसबर्ग का, उसका वोलेशन करा, पोजीशन और मोमेंटम एक साथ बता दिए थे। ठीक है, और इन्होंने जो वेव नेचर है इलेक्ट्रॉन की वो बात नहीं करी। ठीक, और जो वैलिड था वो हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसी के लिए वैलिड था। ठीक है, जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट वो नहीं कर पाए, वो नहीं बता पाए। ठीक है, तो जीमन इफेक्ट रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो बिछड़ जाती है, अपनी दूर दूर हो जाती है, थोड़ा स्कैटर हो जाती है, वो वाला इफेक्ट। और जो स्टार्क इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, वही इफेक्ट जो स्कैटरिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो स्टार्क इफेक्ट हो जाएगा। और एक था अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम नहीं दे पाए वो। ठीक है, तो वो ड्रॉबैक्स थी, पिछला लेक्चर जरूर देखें उसके लिए। तो जो कल आएगा वो आएगा अपना क्वांटम नंबर्स पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इनके ऊपर बातें करेंगे कल। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।